आज का वीडियो हमारा आज हम 50 प्रश्न करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग को जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 प्रश्न करेंगे तो आप लोग जो है यहाँ पे देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। और आप लोग का जैसे जैसे एक एक दिन समय व्यतीत हो रहा है, आपका समय जो है जा रहा है, तो आप लोग एक दिन भी समय जाया नहीं जाने दीजिए, व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। डेली पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, आप सभी के सामने प्रथम प्रश्न ही है कि प्रसवो उत्तर मतलब प्रसव के बाद बंध्याकरण प्रसव के कितने समय बाद जो है किया जाना चाहिए। कह रहा है कि अगर कोई चाहता है कि हम बंध्याकरण करें, स्टेरिलाइजेशन करवाएं, तो वह प्रसव के बाद कितने समय के बाद जो है वह करवा सकता है। समझ गए? तो 12 घंटे से 7 दिन, 24 घंटे से 7 दिन, 48 घंटे से 7 दिन, 72 घंटे से 7 दिन। तो जो है जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद 12 घंटे से लेकर 7 दिन के बीच तक जो है वह करवा सकता है प्रसव के बाद बंध्याकरण। ओके, आगे प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा लक्षण हाइपरमेसिस ग्रेविडम से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लक्षण हाइपरमेसिस ग्रेविडेवम से संबंधित है। तो अत्यधिक उल्टी होना जो होता है वह हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम से संबंधित होता है। समझ गए? किसी महिला को जो प्रेगनेंसी पीरियड में है, अगर उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होता है तो इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, हाइपरमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। ओके, आगे है, कहता है निम्न में से फीटल स्कल में पाए जाने वाला अग्र फोंटनालेल का निर्माण किस सूचर द्वारा होता है। समझ गए? कहता है निम्न में से फीटल स्कल में पाए जाने वाला अग्र फोंटानेल का निर्माण किस सेचुअर से होता है। तो आपको पता है फ्रंटल सूचल, कोरोनल सूचल, सेजाइटल सूचल, इनमें से सभी जो है उपरोक्त सभी आपका राइट होता है। समझ गए? इनमें से सभी जो है आपका राइट होगा। जो फीटल स्कल होता है, फीटल का जो खोपड़ी होता है भ्रूण का, उसका आगे का जो फंटानेल होता है, इसका निर्माण जो है इनमें से सभी सूचर्स के द्वारा होता है। सूचर क्या होता है मैं कितना बार बता चुका हूँ कि जो खोपड़ी में ज्वाइंट होता है उसको ही सूचर्स कहते हैं। एक महिला में लेबर की फर्स्ट स्टेज की मुख्य घटना क्या होती है। मतलब एक महिला में जो प्रेगनेंसी में है उसका फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। समझ गए? तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का पूरी तरह विस्तारित हो जाना। फर्स्ट स्टेज में पेन तो होता ही है, साथ में सर्विक्स जो होता है, ग्रीवा जो होता है, पूर्ण रूप से फैल जाता है, विस्तारित हो जाता है डिलीवरी के लिए। समझ रहे हैं? आगे है, यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट है कि एक प्रथम बार प्रेग्नेंट हुई महिला की तुलना में दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई महिला में प्रसव की अवधि क्या होता है। प्रायः कहता है कि एक प्रथम बार कोई महिला है वह प्रेग्नेंट हुई है और कोई दूसरा बार प्रेग्नेंट हुई है, तो समय अवधि किसमें ज़्यादा लगेगा, प्रथम वाला में ज़्यादा लगेगा कि सेकेंड वाला में ज़्यादा लगेगा, प्रसव में। तो जो प्रथम बार प्रेग्नेंट हुई महिला है इसके तुलना में दूसरी बार जो प्रेग्नेंट हुई महिला है उसमें कम समय लगता है लेबर में। समझ गए? प्रसव में, बच्चे के जन्म में। समझ गए? इनमें से एवर्सन के कारणों में शामिल है। अब इनमें से एवर्सन किनके कारण, गर्भपात किन किन के कारण हो सकता है। फीटस में मौजूद गुणसूत्रीय असमानता, अगर भ्रूण जो पल रहा है गर्भ में उसमें कुछ असमानता दिखे, कुछ गुणसूत्रीय असमानता दिखे, तो बिल्कुल एवर्सन हो सकता है। प्रेग्नेंट वोमेन में इन्फेक्शन की उपस्थिति, अगर किसी महिला में संक्रमण की बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है तो एवर्सन हो सकता है। प्रेग्नेंट वोमेन द्वारा धूम्रपान करना या एल्कोहल का सेवन करना, अगर कोई गर्भवती महिला है वो बहुत ज़्यादा धूम्रपान और एल्कोहल का सेवन कर रही है तो इस हिसाब से सभी कारण बनता है एवर्सन का, गर्भपात का। आगे चलिए, आगे आपके पास है निम्न में से एवर्सन का सबसे प्रमुख कारण क्या है। इनमें से एवर्सन का सबसे प्रमुख कारण क्या है। भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असमानता सबसे प्रमुख कारण होता है। ये सब तो कारण था ही था, लेकिन भ्रूण जो पल रहा होता है गर्भ में उसका जो है गुणसूत्रीय असमानता के कारण बहुत सारे जन्मजात बीमारी हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो है एवर्सन कर दिया जाता है। समझ गए? क्योंकि अगर भ्रूणीय असमानता हो जाएगा, जन्म लेने के बाद कोई समस्या रहेगा
रहेगा जन्मजात तो और दिक्कत भरा ही ज़िंदगी उसका रहेगा। कोरोना वायरस की बीमारी का पहला मामला किस देश में मिला? तो आपको पता है चीन में मिला, चीन से ही इसका शुरुआत हुआ। ओके, कोविड-19 बीमारी के लक्षणों में क्या शामिल है? तो बुखार भी आता है, गले में खराश भी होता है, सिर दर्द भी होता है, इसलिए सभी इनमें के लक्षण होता है, बॉडी में दर्द भी होता है, समझ गए ना? तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। आगे है, कोविड-19 बीमारी से बचाव हेतु कौन सी वैक्सीन उपयोग में ली जाती है? तो कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक नवंबर 2020 तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, बट आपको पता है कि इसके लिए बहुत सारे वैक्सीन बन चुके हैं, समझ गए ना? बहुत सारे जो है आप लोग का कोवैक्सीन क्या-क्या बहुत सारे वैक्सीन हैं, वो वैक्सीन आपके आ चुके हैं, बहुत सारे वैक्सीन, समझ गए? आगे है यहाँ पे देखिएगा, कोविड-19 की बीमारी के बारे में सत्य कथन क्या है? तो इसके अधिकांश रोगी अलक्षणिक या हल्के से माध्यम लक्षणों वाले होते हैं। तो माय डियर, जो कोविड-19 के बारे में सत्य ये है कि इसमें बहुत सारे रोगी में ये देखा जाता था कि इसमें बहुत सारे रोगी में बिना लक्षण के जो है पॉजिटिव पाया जाता था, हल्के से मध्यम लक्षण हो सकते थे इसका। तो ये सब जो है इसका कथन सत्य है। बहुत सारे में तो ये भी देखा गया कि कोई लक्षण नहीं है लेकिन पॉजिटिव पाया जाता था, समझ गए ना? आगे है, कोविड-19 का जो है बीमारी है वह वायरस जनित वायरल संक्रमण बीमारी है, समझ गए? कोविड-19 के रोगी को मुख्य रूप से कौन सा उपचार दिया जाता है? तो लाक्षणिक उपचार दिया जाता है, जैसे बुखार दर्द है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उसके लिए दवाई वगैरह, समझ गए ना? तो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला दवाई, साथ में लक्षण का प्रबंध किया जाता है, बुखार, सिर दर्द, ये सब का, समझ गए ना? कोविड-19 के बचाव के उपायों में क्या शामिल है? तो बार-बार हाथ धोना, बिल्कुल सही है। भीड़ वाले स्थानों पर फेस मास्क पहन के जाना, रोगियों को आइसोलेशन करना, तो इसलिए इनमें से सभी है बचाव के उपाय में। ओके, आगे चलिए। आगे यहाँ पे देखिएगा, कहता है माय डियर यहाँ पे कि अंधेरे में रस्सी को स्नेक समझना। बहुत लोग को ये मानसिक रोगों में होता है, समझ गए? कि बहुत लोग जो है रस्सी आगे लटका हुआ है या रोड पर रस्सी है तो रस्सी को जो है व्यक्ति कितना जो है भ्रम से, समझ गए ना, भ्रम हो जाता है, माया आ जाता है, जिसके कारण वह जो है सांप समझने लगता है उसको। तो ये एलूजन में होता है, समझ गए ना? एलूजन किस प्रकार की डिसऑर्डर है? तो एलूजन एक प्रकार का परसेप्शन डिसऑर्डर है, प्रत्यक्षीकरण में जो है बोध होता है, गड़बड़ हो जाता है कि व्यक्ति पहचान में गलत पहचान करता है, समझ गए ना? उसके बाद है एक स्थिति जिसमें व्यक्ति गतिहीन, मोशनलेस एवं चुप म्यूटिज्म रहता है, क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग स्टूपर कहते हैं। माय डियर, स्टूपर एक ऐसा अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति गतिहीन हो जाता है और चुप जो है रहता है, म्यूट रहता है, बिल्कुल, समझ गए? आगे है, आपको मैं एक एक करके सब प्रश्न अच्छे से यहाँ पे दिखाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी पर्पज के किसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है तो यह कंडीशन क्या कहलाता है? माय डियर, कोई व्यक्ति है, समझ गए, और वह व्यक्ति जो है बिना किसी पर्पज के, बिना किसी उद्देश्य के किसी भी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है तो उस कंडीशन को मैनरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनरिज्म कहते हैं, मैनरिज्म कहते हैं, इसको याद रखना है। आगे है, मैनरिज्म क्या है? तो मैनरिज्म एक डिसऑर्डर है मोटर एक्टिविटी का, जो अभी ऊपर आप लोग देखे हैं। मैनरिज्म एक मोटर एक्टिविटी है, मतलब गति से संबंधित जो है प्रॉब्लम है, समझ गए? तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। ईसीटी का उपयोग, ईसीटी का उपयोग जो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मानसिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, समझ गए ना? निम्न में से साइकेट्रिक इलनेस है, मतलब इनमें से कौन सा मानसिक रोग है? तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक मानसिक रोग है जिसमें कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाता है। कोई बीमारी नहीं होता है फिर भी व्यक्ति को लगता है कि हमें कोई बीमारी है, वह बार बार डॉक्टर अस्पताल के पास जाते रहता है, लेकिन वो बार बार जो है डॉक्टर भी बदलते रहता है, जबकि उसको ऐसा कोई बीमारी नहीं होता है लेकिन वह बेचैन रहता है अपना बीमारी के प्रति। तो जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है आपका राइट आंसर है, समझ गए? तो इस तरह से आपको समझना है। आगे चलिए, आगे जो है हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, समझ गए? आगे चलिए। आगे है फोबिया। फोबिया क्या होता है? तो माय डियर, फोबिया एक जो है न्यूरोटिक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है। यह भी एक मानसिक रोग ही है जो व्यक्ति के न्यूरॉन प्रॉब्लम के कारण जो है होता है, जिसमें व्यक्ति को डर लगता है किसी भी चीज़ों से, समझ गए? तो ये चीज़ को आपको जो है ध्यान देना है। आगे चलिए।
मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एमडीपी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है। यह साइकोटिक टाइप का मेंटल डिसीज है। देखिए मेंटल डिजीज दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका न्यूरोटिक, समझ गए, एक होता है न्यूरोटिक और एक होता है आपका साइकोटिक। जिस प्रकार से कोई पागल व्यक्ति होता है तो वह साइकोटिक में आता है, लेकिन ब्रेन में चोट लगने से, ब्रेन में संक्रमण होने से या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम से ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ा जाता है तो वह न्यूरोटिक प्रकार के होता है। लेकिन किसी कोई पागलपन है, आत्महत्या की स्थिति है, डिप्रेशन है, तो ये सब साइकोटिक प्रकार का होता है, समझ गए। तो मेनिया एक प्रकार का साइकोटिक प्रकार के डिसऑर्डर होता है। ओके माय डियर, आगे है यहाँ पे मिल्क में पानी मिक्स कर देना किसका एग्जाम्पल है। तो अगर कोई व्यक्ति मिल्क दूध शुद्ध दूध में अगर वह जल मिला देता है तो यह फूड एडल्ट्रेशन हो जाता है, खाद्य अपमिश्रण हो जाता है। चूँकि कोई भी शुद्ध चीज़ है खाने वाला और उसमें अगर कोई दूसरा चीज़ मिला देता है तो वह फूड एडल्ट्रेशन हो जाता है, समझ गए, खाद्य अपमिश्रण हो जाता है। ओके ग्वाइटर की रोकथाम हेतु साल्ट में आयोडीन अल्प मात्रा में मिक्स कर देना किसका एग्जाम्पल है, फूड फोर्टिफिकेशन को। तो अगर मान गए किसी को घेघा रोग है तो उसे आयोडीन की मात्रा चाहिए, समझ गए, लेकिन अगर वह जो है आयोडीन को अल्प कर देता है, कम कर देता है भोजन में, तो उसे फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, समझ गए, इसको याद रखना है। आगे चलिए एकदम एक एक करके समझते हैं हम लोग। कहता है एक एडल्ट वोमेन, एक वयस्क महिला है जो विटामिन सी तथा फॉलिक एसिड की डेली रिक्वायरमेंट क्रमशः होती है। तो माय डियर एक एडल्ट वोमेन है, एक वयस्क महिला है जो विटामिन सी, समझ गए, विटामिन सी और फॉलिक एसिड की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो 40 mg और 200 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड और विटामिन सी की 40 mg, समझ गए। तो चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको खोइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गलती कर लीजिएगा, समझ गए, चूँकि बहुत लोग कन्फ्यूजन होने लगते हैं। निम्न में से विटामिन का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको पता है इनमें से विटामिन आपका फॉलिक एसिड एक प्रकार का विटामिन होता है, समझ गए, इसको ध्यान में देना है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, आगे आपके पास है निम्न में से किस विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट जो है न्यूनतम होती है, तो साइनोकोबालामिन की जो है डेली जो है आपको रिक्वायरमेंट जो है होती है, कम से कम जो है सबसे कम साइनोकोबालामिन की ही रिक्वायरमेंट जो है होती है आपके डेली रिक्वायरमेंट विटामिन में। ओके आगे है निम्न में से, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, निम्न में से किस विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट अधिकतम होती है। तो न्यूनतम की बात करेगा कि डेली किस विटामिन की सबसे न्यूनतम आवश्यकता होती है, तो साइनोकोबालामिन की। अगर सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो वह होता है आपका नियासिन की, समझ गए ना, तो नियासिन आपका जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है विटामिन में। आगे है एक एडल्ट की विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो माय डियर एक एडल्ट में विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1 माइक्रोग्राम, याद रखिएगा 1 माइक्रोग्राम, राइट आंसर। एक एडल्ट की विटामिन B3 नियासिन की डेली रिक्वायरमेंट होती है 16 से 18 mg, समझ गए, 16 से 18 mg डेली आवश्यकता जो है आपके ये पड़ते हैं, समझ गए। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ICDS कार्यक्रम की किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो माय डियर ICDS जो कार्यक्रम होता है यह जो है 1975 में लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है ICDS के फुल फॉर्म, जिसका शुरुआत 1975 में किया गया था। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए मिड डे मील प्रोग्राम जो है आपको मैंने यहाँ पे क्या चीज़ गलत जो है, आपको ऑप्शन भी गलत है और जो है आंसर भी गलत है, समझ गए। मिड डे मील प्रोग्राम जो है 1995 में जो है आपका शुरू किया गया था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी पोजीशन में जो है निम्न में से कौन सी पोजीशन में पेशेंट पीठ के बल लेटा हुआ नहीं रहता है, तो कौन से पोजीशन में, तो प्रोन पोजीशन होता है, इसमें पीठ के बल जो है पेशेंट नहीं लेटा रहता है, समझ गए, ये प्रोन पोजीशन होता है, समझ गए ना, पीठ के बल नहीं, इसमें मुख के बल जो है मरीज लेटा होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में देना है, समझ गए। इंडोट्रेकियल ट्यूब का संबंध किससे है, तो इंडोट्रेकियल ट्यूब का मतलब होता है ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करने के लिए जो है आंतरिक रूप से
एक ट्रेकिया के माध्यम से एक ट्यूब को डाला जाता है श्वसन क्रिया को बनाए रखने के लिए। समझ गए? तो इंडोट्रेकियल ट्यूब का संबंध ब्रीदिंग पैटर्न से जो है आपका रिलेटेड है। समझ गए? आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। इंडोट्रेकियल जो ट्यूब होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है आपको अगर किसी को श्वसन में अगर प्रॉब्लम होता है तो वह जो है अंदर ट्यूब डालकर उसके श्वसन पैटर्न को सही किया जाता है, ब्रीदिंग पैटर्न को। समझ गए? आगे है रेक्टल ट्यूब का संबंध है। तो रेक्टल ट्यूब का संबंध होता है फ्लेटस पास कराने हेतु। समझ गए? रेक्टल ट्यूब का संबंध होता है फ्लेटस को जो है क्या करने के लिए, पास कराने के लिए। आगे चलिए, इंडोट्रेकियल ट्यूब को किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? मुंह से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। समझ गए? इंडोट्रेकियल ट्यूब को मुंह से क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ट्रेकिया के थ्रू अंदर। समझ गए? आगे है, एक पेशेंट को एनीमा देने का पर्पज क्या हो सकता है? तो एक पेशेंट को एनीमा देने का पर्पज ये होता है कि बाउल से फीकल मैटर को बाहर निकालना। समझ गए? यानी जो मतलब जो गंदे पदार्थ है उसको आंत से बाहर निकालना, ड्रग देना। समझ गए? न्यूट्रिशन देना, ऑल ऑफ द एबोव। तो एनीमा देने का उद्देश्य सभी होता है, चाहे वो आंत साफ करने की बात हो, कब्ज दूर करने की बात हो, दवाई देने की बात हो या न्यूट्रिशन देने की बात हो, एनीमा के लिए सब सही है। आगे है, एनीमा लगाने हेतु पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है? तो एनीमा देने के लिए मैं कितना बार बता चुका हूं कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है दिया जाता है। समझ गए? एनीमा देने के लिए। ओके, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग यानी श्वसन को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को दी जाने वाली पोजीशन कौन सी है? तो वह फाउलर पोजीशन होता है, जो एक श्वसन कष्ट वाले मरीज को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, फाउलर पोजीशन। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। आगे है, कहता है माय डियर, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है किसके द्वारा? आईवी फ्लूइड वेन के द्वारा जो है एडमिनिस्टर किया जाता है, सीरा के द्वारा। इसको याद रखना है। ओके, प्लास्टिक वेस्ट सच कहता है कि प्लास्टिक के कचरे को, कैथेडर को, एनजी ट्यूब आदि को किस कलर के बीन में डिस्कार्ड करते हैं, मतलब निस्तारण करते हैं? तो आपको पता है प्लास्टिक के जितने भी कचरा होता है सबको रेड कलर के बीन में डालते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है माय डियर, यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट येलो कलर के बीन में डालते हैं? तो आपको पहले भी पता है कि जो है येलो में हम लोग डालते हैं एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है उसको हम लोग डालते हैं पीले कलर के डस्टबिन में। समझ गए? आगे है माय डियर, यहाँ पे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट ब्लैक कलर के बीन में डाला जाता है? तो ब्लैक कलर में जितने भी असंक्रमित कचरे होते हैं, कागज़ के टुकड़े, फल, छिलके, पेपर, वो सब जो है हम लोग ब्लैक कलर में डालते हैं। समझ गए? आगे चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, कहता है माय डियर, यहाँ पे कहता है अंडर 5 किडनी का सिंबल क्या होता है? तो अंडर 5 किडनी का सिंबल त्रिकोण त्रिभुज होता है। इसको याद रखना है माय डियर। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत शानदार है। कहता है यहाँ पे कि हेल्थ केयर सिस्टम में फर्स्ट रेफरल जो है लेवल है, हेल्थ केयर सिस्टम में फर्स्ट रेफरल का स्तर जो है कौन सा है? वह द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल है। सेकेंड लेवल से जो है पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। तो फर्स्ट रेफरल जो लेवल होता है वह आपका द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल होता है, सेकेंडरी हेल्थ जो है आपके ये होते हैं। तो ये चीज़ के आप लोग समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया में देख लीजिए, कहता है इंडिया में बोर होल शौचालय की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई? तो बोर होल का जो शौचालय का जो स्टार्टिंग है इंडिया में वह किया गया रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा जो है बोर होल का जो है स्टार्टिंग किया गया इंडिया में। समझ गए? आगे है, एक डिजीज के वितरण एवं निर्धारण के स्टडी कहलाती है एपिडेमियोलॉजी। तो माय डियर, आपको पता है कि एक रोग का, समझ गए, एक रोग का कैसे फैलता है, कैसे उसको जो है निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इसका स्टडी कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। समझ गए? एपिडेमियोलॉजी जो है किसी रोग कैसे होता है, रोग कैसे फैलता है, किन किन कारणों से फैलता है, तो इसलिए जो है आपके इसको जो है क्या किया जाता है, एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा जाता है, जिसे त्रिक विज्ञान कहते हैं। समझ गए ना? तो जनपादिक विज्ञान कहते हैं। आगे चलिए, आगे एक और बहुत शानदार प्रश्न है। देश में
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, समझ गए, राष्ट्रीय जो है ग्रामीण विकास मिशन जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्टार्टिंग किस वर्ष हुआ? 2005 में हुआ। इसको जो है आपको ध्यान देना है। ओके, आगे चलिए। तो इस प्रकार से जो है आपको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रश्न करवाया, तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। हम जो है मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। आप लोग पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।